आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। अगर मेरे पास रिंग का आधा हिस्सा है तो उसके सेंटर पर जो फील्ड होगी अब हमने वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे एक सेमी सर्कुलर रिंग। तो ये मैंने एक सेमी सर्कुलर रिंग बना दिया है यहाँ। ठीक है जी, ये इसका डायमीटर हो गया, ये सेंटर हो गया ओ। ठीक है, अब हम इसके दो एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे, छोटे छोटे से दो एलिमेंट्स। एक एलिमेंट ये होगा, ठीक है, ये दोनों एलिमेंट्स की लेंथ dl और dl है। इन पर छोटा सा चार्ज dq हम मानेंगे। ये पूरी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है। सेमी सर्कुलर रिंग, इसकी वजह से इस सेंटर ओ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हम इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा, और इस एंगल को हम मान लेते हैं डी थीटा। ठीक, अब ये जो पॉइंट ओ है, यहां पर इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरह से बनेगी, डीई एट एन एंगल थीटा। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे बनेगी, डीई एट एन एंगल थीटा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फिर से रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट यहां पर बनेगा इसका, जिसको हम बोलेंगे डीई कॉस थीटा, और इसका दूसरा कंपोनेंट यहां पर बनेगा जिसको हम बोलेंगे डीई साइन थीटा। ऐसे नीचे वाली फील्ड का एक कंपोनेंट यहां पर बनेगा डीई कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट नीचे की तरफ आ जाएगा डीई साइन थीटा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो डीई कॉस थीटा है ये तो एक ही डायरेक्शन में है, ये ऐड हो रहे हैं एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट, और ये जो वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट है, एक डीई साइन थीटा ऊपर है और एक डीई साइन थीटा नीचे है। मैंने क्या किया था, मैंने इस सेमी सर्कुलर आर्क को दो क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो हर एक क्वाड्रेंट में एक एलिमेंट के लिए एक दूसरा एलिमेंट दूसरे क्वाड्रेंट में बिल्कुल सेम टू सेम जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो इनके जो साइन थीटा वाले कंपोनेंट है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हम कह सकते हैं सिमेट्री से जितने भी साइन कंपोनेंट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो हम कह पाएंगे बाय सिमेट्री जितने भी साइन थीटा कंपोनेंट्स हैं उन सब का जो टोटल सम है वो जीरो होगा। सिमेट्री से हम इस बात को कह सकते हैं। ठीक है, तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बची वो केवल इन सारे डीई कॉस थीटा की वजह से बची। वैसे ढेर सारे इनफाइनाइट कंपोनेंट्स बना सकते हैं इसके अंदर, इनफाइनाइट एलिमेंट्स बना सकते हैं इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जो नेट फील्ड जो आएगी ई, वो आएगी डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। बेसिकली आपको क्या करना है, डीई कॉस थीटा को उठा करके इंटीग्रेट कर देना है। कहां से कहां तक में, अब देखो यहां पर ये चीज ध्यान रखना, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द फील्ड्स। अब कौन कौन सी फील्ड्स का हम यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे और कहां से कहां तक करेंगे। देखो थीटा है इसके अंदर, थीटा अगर पॉइंट पी पर लाई करे तो ये जीरो है, और अगर इधर मान लो ये पॉइंट हम इसको ले लेते हैं, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज पी एन क्यू, ये ओ है तो इसे पी और इसे क्यू मान लेते हैं, ये है पॉइंट ए, लेट अस कॉल दिस एज पॉइंट बी। ठीक है, तो अगर या पी है तो ये आर मान लो सपोज।
अगर ये P पर लाई करेगा तो 0, और अगर ये R पर चला जाएगा तो π/2। इसी तरीके से P पर लाई करेगा 0 और Q पर जाएगा तो -π/2। तो इसलिए जो लिमिट्स आएंगी वो आएंगी -π/2 से +π/2 के बीच में। ठीक है, मुझे इनको उठा करके ऐड कर देना। अब ये जो DE है इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूं 1/4πε0 DQ, और ये जो डिस्टेंस है इसका जो रेडियस है उसको हम a मान लेते हैं। लेट अस कॉल द रेडियस बी a, स्मॉल a। तो अपॉन रेडियस का स्क्वायर, और अगर यहां पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो मैं इसको लिख सकता हूं dq अपॉन dl। तो मैं dq की वैल्यू लिख सकता हूं लैम्डा इंटू dl। ये वैल्यू यहां अज्यूम कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा इंटू dl अपॉन 4πε0 a स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ये वैल्यू यहां अज्यूम कर देनी है, तो मेरे पास नेट फील्ड E वो आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 टू +π/2 ऑफ DE लैम्डा dl अपॉन 4πε0 a स्क्वायर इनटू cos थीटा। इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, देखो यहां पर थीटा चेंज हो रहा है और dl चेंज हो रहा है, तो दो वेरिएबल्स को एक साथ में अज्यूम नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस dl को थीटा की टर्म्स में रिप्लेस कर सकता हूं, और उसके लिए मैं फॉर्मूला ऑफ आर्क वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। एंगल का फॉर्मूला, एंगल का फॉर्मूला क्या था, एंगल का फॉर्मूला था एंगल थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो मैं ये छोटी सी आर्क dl ले लेता हूं और एंगल ले लेता हूं d थीटा। तो मैं कह सकता हूं d थीटा इज इक्वल टू dl अपॉन a। तो मेरे पास dl की वैल्यू आ जाएगी a इंटू डी थीटा। ये जो वैल्यू है dl की, ये वैल्यू मेरे काम की है। मुझे इस वैल्यू को यहां अज्यूम करना पड़ेगा dl की जगह। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, मैं इसको लिखूंगा लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम -π/2 टू +π/2 लैम्डा, और dl की जगह क्या लिख सकता हूं a इंटू डी थीटा, a इंटू डी थीटा कॉस थीटा अपॉन 4πε0 a स्क्वायर। ठीक है, इस a से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक, अब कांस्टेंट क्या क्या है, लैम्डा 4πε0 बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, cos थीटा और d थीटा बच जाएगा। तो मेरे पास e की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन 4πε0 a इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 टू +π/2 ऑफ cos थीटा d थीटा। ठीक है, अब इसको आसान बनाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, यहां से यहां तक लिमिट की जगह मैं यहां से यहां तक लिमिट लूं और सिमिट्री से डबल हो जाएगा उसका आंसर। ये एंगल था 0, ये एंगल था π/2, तो अगर मैं 0 से π/2 कैलकुलेट कर लूं वो मेरे लिए आसान रहेगा, और उससे क्या है मैं उसका ट्वाइस कर दूंगा, मेरे पास आंसर वही आना है बेसिकली। तो मैं अब यहां पर लिमिट्स बदल सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू लैम्डा अपॉन 4πε0 a, और मैं लिमिट्स अब कर दूंगा 0 से π/2, -π/2 की जगह 0 कर दिया मैंने, cos थीटा इंटू डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा। ठीक है, और ये 2 से बन जाएगा 2। तो मेरे पास e की वैल्यू आई लैम्डा अपॉन 2πε0 a, और यहां मेरे पास आ गया sin थीटा, और ये आ गया 0 टू π/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूं लैम्डा अपॉन 2πε0 a, यहां लिखूंगा मैं साइन π/2 माइनस साइन 0। साइन π/2 होता है 1, साइन 0 होता है 0, तो 1 माइनस 0 इज 1, एनीथिंग इनटू 1 इज दैट वैल्यू इटसेल्फ। तो मेरे पास आ जाएगा देयरफॉर E इक्वल्स लैम्डा अपॉन 2πε0 a। ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर चार्ज्ड रिंग। ये एक सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो ये था हमारे पास फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग अगर आपके पास आएगा तो आप उसकी फील्ड का फॉर्मूला ये रखेंगे, ये उसके सेंटर पर जो फील्ड है वो होगी। ठीक है, इसको आप के की टर्म्स में लैम्डा की वैल्यू रख दो तो इसका फॉर्मूला 2 के लैम्डा अपॉन ए भी बन जाता है, ये 2 के लैम्डा अपॉन आर, आर इज द रेडियस इन दिस केस, एक ही चीज है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया सब लोगों को। अब हम लोग दो क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे डायपोल पर, डायपोल फील्ड पर। ठीक, मैं इसे रब कर रहा हूं, इसके नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे और ये डेरिवेशन भी कर लीजिएगा प्लीज सब लोग, ताकि आपको पता रहे कि हम लोगों ने कैसे करी है डेरिवेशन, आपको समझ में आ जाएगा ये। जब तक आप ये डेरिवेशंस खुद से नहीं करेंगे आप लोगों को ये समझ में नहीं आएंगी। और मैं एक बात बता दूं, क्लास 12th की फिजिक्स क्लास 11th के कंपैरिजन में आसान है अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो। जैसे क्लास 11th में बड़े अजीब अजीब क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट हुआ करते थे, क्लास 12th में कंपैरेटिवली इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है इसका ये केस तो हमने कर लिया 2 के लैम्डा अपॉन आर वाला। एक और एडिशनल कॉन्सेप्ट है जो आपके काम आ सकता है कंपटीशन के लिए, सिर्फ कंपटीशन के पर्पस के लिए बता रहा हूं मैं। वो है कि अगर मान लो चौथाई रिंग पॉजिटिव चार्ज और चौथाई रिंग नेगेटिव चार्ज, यानी जो सेमी सर्कुलर था इसका आधा हिस्सा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, तो फॉर्मूला ये वाला हो जाता है। आपको नोट्स में ये भी मिल जाएगा, कंपटीशन पॉइंट है ये, इसके डेरिवेशन हम लोगों को नहीं करने, इट इज ओनली फॉर कंपटीशन पर्पसेस। ओके, तो ये इसका एक फॉर्मूला था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा रखा है और ये आप लोग आज होमवर्क में करेंगे, मैं आपको शीट में भेजूंगा ये क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चंस को होमवर्क में एक्चुअली में करेंगे। क्वेश्चन है, अगर हमारे पास 64 ड्रॉप्स हैं, उनका रेडियस आपको गिवन है और हर एक पर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज भी आपको गिवन है, ठीक है, और उनको कंबाइन कर दिया गया एक बड़ी ड्रॉप बनाने में, तो आप बताओ कि जो सरफेस डेंसिटी है वो किस तरह से चेंज होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि जो चार्ज ऑफ 64 ड्रॉप्स इज इक्वल टू चार्ज ऑफ वन बिग ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ 64 ड्रॉप्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप, और फिर इन दोनों चार्ज और रेडियस के बीच में रिलेशन निकाल करके आप निकालेंगे न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी और उनको डिवाइड कर देंगे। कॉन्सेप्ट ये था, ट्राई करेंगे, फिर कल हम इसकी प्रॉब्लम लेंगे। दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए आज से होमवर्क में। दूसरा है, एक मेटल क्यूब है जिसकी लेंथ है 0.1 मीटर, उसको चार्ज दिया गया 12 माइक्रोकूलम का और आपको उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है। अब जो क्यूब होती है उसमें 6 सरफेसेस होते हैं, 6 इंटू ए स्क्वायर उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। आपको चार्ज गिवन है, आपको साइड गिवन है, तो आप उससे एरिया निकाल लोगे 6a स्क्वायर करके, और जब आप चार्ज को एरिया से डिवाइड करोगे आपके पास आ जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर? तो अब हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसकी जो हम फील्ड के फॉर्मूलाज करेंगे बोर्ड के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, देखो मान लो मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, इसको मैंने कुछ दूरी पर रखा विथ अनदर नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, एक दूसरे से कुछ दूरी पर मैंने इनको रख दिया। ठीक है जी, अब इन दोनों के बीच में एक बहुत छोटा सा डिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं डायपोल लेंथ, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड डायपोल लेंथ। तो इस गैप को हम नाम देते हैं 2a एंड दिस इज कॉल्ड द डायपोल लेंथ, इसे बोलते हैं डायपोल लेंथ। ठीक है, तो डायपोल क्या होता है, दो बराबर लेकिन ऑपोजिट चार्जेस अगर हम एक दूसरे से कुछ छोटी सी दूरी पर रख दें तो वो जो चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन बनता है उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हमारे पास दो इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे से कुछ थोड़ी सी दूरी पर सेपरेट किए जाते हैं। सच अ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं डायपोल। देखो ये जो डायपोल्स का कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि अगर हम डायपोल्स का बिहेवियर सीख जाते हैं तो हम नेचर में एग्जिस्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स के बारे में सीख जाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप H2O के मॉलिक्यूल की बात करो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, इन पे
पार्शियल चार्जेस आते हैं। अगर आप नोटिस करो, दीज हैव पार्शियल चार्जेस। तो बेसिकली होता क्या है, इन दोनों का जो चार्ज है वो यहां पर इनके बीच में इस तरीके से मान के चलो कि ये चार्ज, एक चार्ज यहां पर है, एक पार्शियल चार्ज यहां पर है, ठीक है। तो इनका जो सेंटर ऑफ चार्ज है इन दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का, वो यहां लाया करेगा। तो अब मेरे पास बेसिकली एक चार्ज हो गया ये वाला, और एक चार्ज हो गया ये वाला, और ये दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर हैं, और ये बनाएंगे एक डाइपोल। दे विल फॉर्म अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसीलिए वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट कहा जाता है। पोलर सॉल्वेंट इसीलिए बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसके अंदर दो पोल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के, जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं। और अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स को पढ़ना चाहता हूं, इनके बिहेवियर को समझना चाहता हूं, तो मैं इलेक्ट्रिकल डाइपोल के बिहेवियर को समझ लूंगा, इसकी स्टडी करूंगा, तो मैं बता पाऊंगा कि अगर इनको भी ऐसे ही एनवायरनमेंट में रखा जाए तो ये भी एक्चुअली में सेम वैसे ही बिहेव करेंगे। यही कारण है हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल्स को पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो डाइपोल्स का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं नेचर में। दो तरह के मॉलिक्यूल्स, डाइलेक्ट्रिक्स दो तरह के पाए जाते हैं। एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। डाइलेक्ट्रिक्स में ऑलरेडी बता चुका हूं, डाइलेक्ट्रिक्स वो मटेरियल्स होते हैं, ऐसे इंसुलेटर, जिनके अंदर से चार्ज मूव तो नहीं कर सकता, लेकिन उनके सरफेस पर स्टैटिक चार्ज पैदा किया जा सकता है। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। ये जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। दोनों में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? अब हम ये समझते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जनरली ये नॉन सिमेट्रिक होते हैं, एक जैसे नहीं होते हर डायरेक्शन में। इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में कुछ गैप होता है शुरू से ही, यानी ये कुछ इस तरह के इलोंगेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे, और इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर होंगे पहले से ही। तो क्या होगा, ये नेचुरली एग्जिस्ट करने वाले डायपोल्स की तरह एक्ट करते हैं। तो इनको बोला जाता है पोलर, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, पोल्स। दे हैव पोल्स। कौन से पोल्स हैं भैया यहाँ पर, ये नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पोलर। वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल। इसके बाद आता है नॉन पोलर। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, कार्बन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट अलाइन है, ठीक है। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है पूरा ये वाला, तो बिल्कुल स्ट्रेट मॉलिक्यूल है। तो इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं उनके सेंटर्स कंसाइड करते हैं, दे कंसाइड। तो अब ये पोल्स हैं तो, लेकिन एक दूसरे से दूरी पर नहीं है, एक के ऊपर एक कंसाइड हुए हैं, एक ही जगह पर इनका सेंटर लाया करता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स की खासियत क्या होती है, क्योंकि इनके पास पहले से ही चार्जेस एक दूसरे से दूरी पर होते हैं, तो इनके पास एक चीज होती है जिसे बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या होता है इनके पास, डाइपोल मोमेंट होता है पहले से ही इनके पास। क्योंकि सेपरेशन, डाइपोल मोमेंट अभी पढ़ाऊंगा, वो लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, चार्ज और लेंथ दोनों पर डिपेंड करता है। तो यहां पर चार्ज और लेंथ दोनों है, यहां पर चार्ज तो है लेकिन उनके बीच में सेपरेशन, लेंथ नहीं है, तो इसलिए दे डू नॉट हैव इनिशियल डाइपोल मोमेंट। इनके पास इनिशियल डाइपोल मोमेंट नहीं होता नॉन पोलर के पास, लेकिन इनमें डाइपोल मोमेंट पैदा किया जा सकता है अगर मैं इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं। कैसे, मान लीजिए ये मेरे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये, तो अभी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ एक ही जगह पर हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर फील्ड बना देता हूं, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड मैंने यहां पर लगा दी। अब मैं इस मॉलिक्यूल को उठा के यहां डाल देता हूं, तो क्या होगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पढ़ाया था मैंने आपको ये। और जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगेगी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। याद है ये बात मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी कि पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो उससे होगा क्या
उससे होगा कुछ ऐसा, ये मॉलिक्यूल खिंच जाएगा, पॉजिटिव उधर की तरफ खिंच जाएगा, नेगेटिव इधर की तरफ खिंच जाएगा। अब देखो ध्यान से, शुरू में इन दोनों के बीच में गैप नहीं था, लेकिन जब मैंने इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तब पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में खींचने लग गया, नेगेटिव इधर की तरफ खींचने लग गया। बेसिकली एक मॉलिक्यूल को पकड़ के मैंने खींच दिया, तो उससे क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो दोनों चार्जेस हैं इनके बीच में गैप पैदा हो गया, लेंथ आ गई। और जैसे ये लेंथ आई, अब चार्ज भी है और लेंथ भी है, तो इनकी तरह इनके पास क्या आ जाएगा, डायपोल मोमेंट। लेकिन ये डायपोल मोमेंट पहले नहीं था, मैं जबरदस्ती करके लेकर के आया, इसलिए इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के पास पहले से ही डायपोल मोमेंट होता है, लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के पास डायपोल मोमेंट होता नहीं है, लेकिन उनको एक्सटर्नल फील्ड में डाल करके ये डायपोल मोमेंट पैदा किया जा सकता है, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। और ये जो प्रोसेस है एक्सटर्नल फील्ड में रख करके इनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट करने वाली, इसको कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ अ डाइइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं इसको, पोलराइजेशन ऑफ अ डाइइलेक्ट्रिक। तो जब भी हम एक डाइइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, अगर वो पोलर होगा तो वो पहले से अलाइन हो जाएगा, नॉन पोलर होगा तो उसके अंदर इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पैदा हो जाएगा, और ये प्रोसेस कहलाती है पोलराइजेशन ऑफ अ डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, और इसके टाइप्स का कॉन्सेप्ट हमने यहां पर सीख लिया। अब अगर आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा जाए, व्हाट इज द टोटल चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक डायपोल, तो आंसर है नेट चार्ज ऑफ अ डायपोल इज 0। कैसे भैया नेट चार्ज होगा, चार्ज इज एडेड एल्जेब्रिकली, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये प्रॉपर्टी थी ना कि हम चार्ज को कैसे ऐड करते थे, एल्जेब्रिकली ऐड करते थे, यानी साइन के साथ ऐड करते थे। तो प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू इक्वल्स 0। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल का नेट चार्ज हमेशा कितना होता है, 0 माना जाता है। ठीक है जी, तो ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। ठीक है जी, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। नाउ लेट अस स्टडी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या चीज है, इसको अब हम लोग समझते हैं। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कुछ और नहीं है, मेरे पास ये जो डायपोल था इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज था प्लस क्यू, एक नेगेटिव चार्ज था माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच की जो गैप था उसको हम बोलते थे 2L या 2A, डिपेंडिंग किताब से किताब में फर्क पड़ता है। इसको बोलते थे डायपोल लेंथ। दिस इज कॉल्ड दी डायपोल लेंथ। अब ये जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है दोनों का बराबर है, अगर मैं मॉड ऑफ माइनस क्यू लिखूं तो वो मॉड ऑफ प्लस क्यू के बराबर है क्यू, यानी दोनों चार्जेस बराबर हैं और उनके सिर्फ पोलैरिटी अलग अलग है। तो इन दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड उठा लूं वो तो सेम ही होगा क्यू, और अगर मैं उसको इस डायपोल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट, पी कहा जाता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है डायपोल मोमेंट। अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डायपोल लेंथ होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास है माइनस क्यू चार्ज, ये हमारे पास है प्लस क्यू चार्ज। ये जो डायपोल लेंथ 2L है इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव। ये जो 2L वेक्टर होता है इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं पी वेक्टर, भाई चार्ज तो स्केलर होता है तो ये वेक्टर जरूर से इसी की वजह से है, तो ये 2L वेक्टर आ जाता है। और ये 2L वेक्टर है लेंथ वेक्टर, इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये इसकी डायरेक्शन होती है। तो हमारे पास जो डायपोल मोमेंट वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन भी क्या आ जाती है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ये जो डायपोल मोमेंट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम
नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, काम आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। देखो, डायपोल मोमेंट को हमने लिखा चार्ज इनटू लेंथ। दिस इज योर चार्ज एंड दिस इज योर लेंथ। तो अगर मैं इसकी यूनिट बनाऊं, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, यूनिट लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो हमारे पास जो डायपोल मोमेंट है उसकी यूनिट क्या बन जाएगी? कूलम्ब मीटर। इसीलिए इसकी जो एसआई यूनिट होती है दैट इज टेकन टू बी कूलम मीटर। ठीक है जी, ये सबको समझ में आ गया। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? सेम इसी कॉन्सेप्ट से। अगर आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है पी का, तो देखो चार्ज का डायमेंशन होता है ए टी और लेंथ का डायमेंशन होता है एल। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एल टी ए। दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक आइडियल या एक पॉइंट डायपोल क्या होता है? व्हाट इज एन आइडियल डायपोल? ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते, ये हाइपोथेटिकल है। सच डायपोल्स डोंट एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल डायपोल है। क्या होता है? एक आइडियल डायपोल वो है जिसका साइज अप्रोचेस जीरो। ये जो डायपोल लेंथ है ये 2l, ये इतनी छोटी हो जाए कि ये ऑलमोस्ट क्या हो जाए? जीरो। और ये जो चार्ज है ये इतना बड़ा हो जाए कि ऑलमोस्ट इंफिनिटी। और इनका प्रोडक्ट एक कांस्टेंट, एक फाइनाइट वैल्यू मुझे दे दे। सच अ डायपोल इज सेड टू बी एन आइडियल डायपोल। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एक बार 1 मार्क के क्वेश्चन में बोर्ड में ये पूछ लिया गया था कि आइडियल डायपोल होता क्या है। तो आइडियल डायपोल एक ऐसा डायपोल है जिसकी लेंथ टेंड्स टू जीरो, चार्ज टेंड्स टू इंफिनिटी, सच दैट देयर प्रोडक्ट dipole moment has a finite value. Such a dipole is called a आइडियल डायपोल। ये नेग्लिजिबली स्मॉल डायपोल माना जाता है और ये एक हाइपोथेटिकल डायपोल है। नेचर में ऐसा कोई डायपोल एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज ओनली हाइपोथेटिकल, थ्योरेटिकल। ठीक है, सच अ डायपोल इज कॉल्ड एज एन आइडियल डायपोल। अब हम इसकी फील्ड का अगर डायग्राम बनाएं, क्यों इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार ये डायग्राम बनाने के लिए अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है बताओ सही वाला डायग्राम कौन सा है एमसीक्यू में। तो भाई अब आपको पता होना चाहिए कि अगर डायपोल की कभी भी आप फील्ड सी ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसी सी दिखनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा एक रफ आइडिया हम ले लेते हैं अभी। तो ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, ये हमारे पास है नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। अभी मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी मैंने वो पढ़ा ही नहीं है, पढ़ेंगे आगे चल करके। सिर्फ आपको अभी ये मेमोराइज करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव से अवे होती है, नेगेटिव की टूवर्ड्स होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से ऐसे जाएगी, फिर यहां से ऐसे और ऐसे जाएगी। ये याद रखना, ये एंगल 90 होते हैं। पर्पसेस के लिए बता रहा हूं, कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस के लिए या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए, दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री। पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव की टूवर्ड्स। तो पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव की टूवर्ड्स। ठीक है, ये डायग्राम है ऑफ डायपोल फील्ड। डायपोल फील्ड अगर आपसे बनाने को कहा जाए तो वो कुछ इस प्रकार की नजर आती है। दिस इज कॉल्ड अ डायपोल फील्ड। इसे डायपोल फील्ड का डायग्राम कहा जाता है। अब ये डायपोल फील्ड होती क्या है? डायपोल फील्ड वो है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक इलेक्ट्रिक डायपोल अपने चारों तरफ पैदा करता है। डायपोल फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अपने आसपास के रीजन में ये इलेक्ट्रिक डायपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसी फील्ड को हम कहते हैं एज डायपोल फील्ड। उसका डायग्राम कुछ ऐसा सा होता है, देखने में ये कुछ इस प्रकार की नजर आती है। ठीक है, अब इस डायपोल फील्ड की कुछ खास चीजें हैं, इसमें कुछ खास पॉइंट्स होते हैं जो हमको पता होने चाहिए क्योंकि उनके ऊपर हमने डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो अब हम उन खास पॉइंट्स को समझते हैं कि वो क्या होते हैं।
ठीक है जी। तो ये मेरे पास चार्ज है प्लस क्यू, ये मेरे पास चार्ज है माइनस क्यू। ठीक है, ये सेंटर ऑफ द डायपोल है। अब इसमें सबसे पहली चीज होती है, इस डायपोल का एक्सिस कौन सा होगा, विच इज द एक्सिस। तो आप कहोगे एक्सिस एक ऐसी लाइन है जो सेंटर से पास होती है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आप सोचोगे यहां पर ये एक्सिस बनेगा इसका। अगर मैं यहां पर लाइन ड्रॉ करूं तो ये क्या होना चाहिए हमारे पास भैया, ये होना चाहिए इसका एक्सिस, है ना। लेकिन एक्सिस को लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहा जाता है शायद, अगर आपको याद हो। और अब ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं इनको ऐसे फोल्ड करूं बीच में से, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। दिस इज नॉट द एक्सिस, क्योंकि ये इनको सिमेट्रिकली, लाइन ऑफ सिमेट्री थोड़ी है ये। एक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ऐसी लाइन जो बराबर एक जैसे दो हिस्सों में डिवाइड करती हो। यहां पर देखो ये एक जैसे दो हिस्से नहीं है, इसके एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, इनको ओवरलैप किया जाए तो सिमेट्रिकल थोड़ी हुआ। तो ये एक्सिस नहीं है, एक्सिस होगी ये वाली लाइन। देखो ये चार्ज आधा आधा, ये चार्ज आधा आधा, बिल्कुल सिमेट्री में इसने इसे डिवाइड किया। तो ये जो लाइन हमने यहां पर ड्रॉ करी, ये वाली लाइन, दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ डायपोल, या इसको एक्सियल लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, अब धरती का एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट अर्थ। ये अर्थ है, इससे आप आसानी से समझ पाएंगे ये कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, ये हमारी धरती का रोटेशन एक्सिस है, धरती इस पर घूम रही है, तो हम इसको बोलते हैं एक्सिस। ठीक, अब अगर मैं इसके परपेंडिकुलर ये एक लाइन धरती के सरफेस पर ड्रॉ कर दूं, इसका नाम क्या था, इस लाइन को हम बोलते थे इक्वेटर। याद होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा था, दिस इज कॉल्ड द इक्वेटर। अब देखो एक्सिस के परपेंडिकुलर बीचों बीच जो लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं बाय डिफॉल्ट, इक्वेटर। इसी तरह से ये हो गया एक्सिस, ये बीच का पॉइंट था और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो इसको हम बोलेंगे इक्वेटर ऑफ डायपोल या इक्वेटोरियल लाइन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेटर और इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डायपोल। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हुआ एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। ठीक, अब इन्हीं लाइंस के ऊपर अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं, एनी पॉइंट एनीवेयर, सपोज अगर मैं यहां पर एक पॉइंट ले लूं, दिस पॉइंट पी, तो ये पॉइंट कहलाएगा एक्सियल पॉइंट। ठीक, या इसका एक दूसरा नाम है एंड ऑन या साइड ऑन पोजीशन। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इस इक्वेटर पर कोई पॉइंट ले लूं, सपोज क्यू, तो ये कहलाता है इसका इक्वेटोरियल पॉइंट, या इसका दूसरा नाम होता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो ये इन नामों से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको नाम बता दिए। एक्सिस के ऊपर, एक्सिस क्या है, एक ऐसी लाइन जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती हुई पास होती है। सच अ लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ अ डायपोल। और ये जैसे धरती के दो पोल्स नॉर्थ और साउथ, उनको जोड़ती हुई लाइन एक्सिस थी। देखो ये नॉर्थ पोल था धरती का और ये धरती का साउथ पोल था, इन दोनों को जोड़ती हुई लाइन एक्सिस कहलाती है। इसी तरीके से पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल को ज्वाइन करती हुई जो लाइन है वो एक्सिस होता है। तो डायपोल का एक्सिस एक ऐसी लाइन है जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती हुई पास होती है। उसी तरह से अर्थ का इक्वेटर ऐसी लाइन थी जो एक्सिस के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होती है। तो इसी तरह से डायपोल का इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो एक्सिस को बीचों बीच काटती है राइट एंगल्स पर। सच अ लाइन इज कॉल्ड द इक्वेटर या इक्वेटोरियल लाइन।
अब एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड एन एक्सियल पॉइंट, या उसको कहा जाता है एंड ऑन या साइड ऑन पोजीशन। इसी तरह से अगर मैं इक्वेटर पर, इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट बनाता हूं तो उसे बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, या फिर उसे बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ये नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि इन्हीं पर हम लोग फील्ड्स कैलकुलेट करेंगे। ये क्लियर हो गया सबको? अब हम आज हमारी डेरिवेशन देखते हैं जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल लाइन पर जो फील्ड हम लोगों ने निकालनी है, एक्सियल लाइन कौन सी है? एक्सिस वाली लाइन, ठीक है? उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आज हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, ये मेरे पास है मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल, ये मैंने चार्ज लिया -q, ये दूसरा चार्ज है +q, और ये है इसका एक्सिस, ठीक है? तो मैंने यहां पर एक पॉइंट मान लिया एक्सिस पर, यह है पॉइंट P। जितने भी डिस्टेंस नापे जाते हैं आपको ये बात याद रखनी है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। कहां से? सारे डिस्टेंस कहां से नापे जाते हैं? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? तो अब देखो, सेंटर से हम कहेंगे ये जो पॉइंट P है इसकी दूरी है r। क्या है इसकी दूरी? r। लेट r बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। और ये जो डायपोल की लंबाई थी भाई, ये पूरी 2l थी, तो ये दूरी भी l हो जाएगी और ये दूरी भी l हो जाएगी। O से A तक की दूरी l, O से B तक की दूरी l, ठीक? तो अगर मैं नेगेटिव चार्ज की दूरी यहां से निकालूं AP, तो यहां तक r और यहां से l, तो AP को मैं लिख सकता हूं r प्लस l। इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज से यहां की दूरी निकालूं, यहां तक का r, इतना पीछे जाओ l, तो पॉजिटिव चार्ज की दूरी BP आ जाएगा r माइनस l। तो मेरे पास यहां से इनकी दूरी भी आ गई। अब मुझे पता है पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड है वो डायरेक्टेड अवे होती है, दूर, उससे अवे। तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड मैं इस तरह से यहां पर बना सकता हूं, इसको मैं नाम देता हूं E1, ठीक है? अवे होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट P, तो E1 उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो वो हो जाएगा Q अपॉन 4πε0। डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? r माइनस l का स्क्वायर। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो ये उधर की तरफ हो जाएगा। ये डायरेक्शन देखो किस वेक्टर की डायरेक्शन है, ये हमारा डायपोल मोमेंट वेक्टर होता है इधर की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन किधर है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट P। तो मैं इसको लिख सकता हूं इनटू P कैप। क्यों? डायरेक्शन P कैप क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ डायपोल मोमेंट। किधर से किधर होता है वो? A से B की तरफ है जाता हुआ, और वही हमारी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इधर की तरफ हो गई, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। इसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं इस पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो वो इधर की तरफ होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज बनती है इधर की तरफ, डायपोल मोमेंट से ऑपोजिट है ये फील्ड, ठीक है? तो इसको मैं नाम देता हूं E2 वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड तो होगा Q अपॉन 4πε0, और डिस्टेंस है r प्लस l का स्क्वायर, और डायरेक्शन है माइनस P कैप। डायरेक्शन कितनी हो गई? माइनस P कैप, ऑपोजिट डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट के। अब ध्यान से देखो, मैंने ये गलती से बड़े छोटे एरो नहीं बनाए, ये मैंने जानबूझ के बनाए हैं क्योंकि E1 E2 से बड़ी होगी। आप कहेंगे क्यों सर, ये क्यों बड़ी होगी? उसका कारण है इन एक्सप्रेशंस को देखो, इन एक्सप्रेशंस में ये बिल्कुल सेम है, Q अपॉन 4πε0। यहां पर r प्लस l का स्क्वायर है जो कि ज्यादा है, यहां पर r माइनस l का स्क्वायर है जो कि कम है।
डिस्टेंस कम तो फील्ड ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो फील्ड कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के साथ। तो मैंने क्या किया, नेगेटिव चार्ज की दूरी ज्यादा है, चार्ज तो सेम है लेकिन दूरी ज्यादा, जिसकी वजह से उसकी फील्ड कम हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज का चार्ज सेम है लेकिन दूरी कम है, तो इसकी फील्ड ज्यादा हो जाएगी। गॉट इट? तो अब नेट फील्ड अगर मैं निकालूं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन की फील्ड है, मैथमेटिकली क्या हो जाएंगी, दोनों माइनस हो जाएंगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फील्ड अगर मैं निकालूं, ई एक्सियल वो आ जाएगी E1 माइनस E2 से, क्योंकि E1 बड़ा है, E2 छोटा और डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। तो मैं लिख सकता हूं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन है, बचेगा क्या, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एलसीएम ले लो, तो आपके पास आ जाएगा ई एक्सियल इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab। तो मेरे पास ये आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो 4RL है इसको मैं तोड़ सकता हूं 2R इंटू 2L में, तो मैं इसको लिख सकता हूं Q इंटू 2L इंटू 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया, वो इसीलिए किया क्योंकि मुझे दिख रहा है ये जो Q इंटू 2L होता है इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट P। ये जो Q इंटू 2L है इसको तो बोलते हैं डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड P, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, T लिख सकता हूं। तो मेरे पास E एक्सियल की वैल्यू आ गई P इंटू 2R यानी 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया जनरल फॉर्मूला फॉर एक्सियल फील्ड, ये हमारी एक्सियल फील्ड का जनरल फॉर्मूला बन गया। लेकिन अभी भी ये उस फॉर्मूला से मिलता जुलता नहीं है जो यहां हमें प्रोजेक्टर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ऐसा इसीलिए ये स्पेशल केस फॉर्मूला है। इसका स्पेशल केस क्या है, अगर मेरा ये जो पॉइंट पी है ये इससे बहुत दूरी पर लाए करे, बहुत ज्यादा दूरी पर, तो ये जो एल है ये आर के मुकाबले बहुत छोटा हो जाएगा, तब हम वो फॉर्मूला बना सकते हैं। इसका जो स्पेशल केस है वो देख लो, इसका स्पेशल केस क्या है। स्पेशल केस है कि अगर आर एल से बहुत बड़ा है, यानी पॉइंट पी बहुत ज्यादा दूर लाए कर रहा है, तो ये जो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है ये लगभग आर स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू यहां ज्यूम कर दो, आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा, और ऊपर एक आर है, नीचे क्या बन जाएगी पावर, एक कैंसिल होकर के 4 से 3, तो मेरे पास आ जाएगा ई एक्सियल इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये तो बन गया इसका मैग्नीट्यूड। अब अगर डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कौन सी थी, E1 वाली, E1 बड़ी थी, और E1 की डायरेक्शन किधर थी, इस डायरेक्शन में, तो नेट फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी। भैया मान लो इधर 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, इधर 3 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 7 न्यूटन। किधर की तरफ, इधर की तरफ, क्योंकि इधर वाली फोर्स ज्यादा थी। इसी तरीके से यहां पर E1 लग रही है इधर की तरफ, E2 लग रही है इधर की तरफ, और ज्यादा E1 है, तो जो मेरी नेट फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन E1 की ही डायरेक्शन में आएगी। और E1 की डायरेक्शन किससे मिलती है, किसकी डायरेक्शन जैसी है, ये डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन जैसी। तो इसलिए अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, यहां पर मैं वेक्टर साइन लगाऊंगा, तो मैं इसकी डायरेक्शन के लिए लगा दूंगा कि इसकी डायरेक्शन किसके जैसी है, एज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट P। ये है हमारा स्पेशल केस फॉर्मूला
जो हम अप्लाई करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स में। ये हमने कैलकुलेट किया आज, एक्सियल फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो एक्सियल फील्ड थी उसका हम लोगों ने डेरिवेशन यहां पर कर लिया। गॉट इट?